Hello students, and I welcome you again in this channel of economics. तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है इकोनॉमिक्स के अंदर दैट इज नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो आज हम अपने लेक्चर के अंदर ये देखेंगे कि इकोनॉमिक्स की नेचर क्या है। देखिए, अगर हमने किसी भी सब्जेक्ट की नेचर देखनी होती है उससे पहले हम ये देखेंगे कि एक्चुअली नेचर का मीनिंग क्या होता है। हम आमतौर पे किसी पर्सन की नेचर के बारे में बात करते हैं, हम कहते हैं कि उस पर्सन की नेचर बड़ी अच्छी है, या हम कहते हैं उस पर्सन की नेचर तो बहुत खराब है। बट व्हाट वी एक्चुअली मीन बाय द वर्ड नेचर, नेचर होता क्या है। देखिए, अगर कोई मेरी नेचर के बारे में बात करना चाहे कि मेरी नेचर कैसी है, तो क्या होगा। अगर वो मुझे सिर्फ एज अ टीचर देखता है तो मेरे बारे में अपने व्यूज देगा, पर जो मेरे बारे में अपने व्यूज दे रहा है वो सिर्फ मुझे एज अ टीचर देख के दे रहा है। उसको ये नहीं पता कि मैं एज अ फादर कैसा हूँ, मैं एज अ सन कैसा हूँ, मैं एज अ हस्बैंड कैसा हूँ, मैं एज अ फ्रेंड कैसा हूँ, मैं एज अ कुलीग कैसा हूँ। तो अगर कोई मेरी नेचर के बारे में अपने पूरे व्यूज देना चाहता है, तो अगर वो मेरी पर्सनालिटी के सिर्फ एक एस्पेक्ट को देख के भी सर एज अ टीचर ऐसे हैं, वो कभी भी मेरी नेचर के बारे में जो सही व्यूज हैं वो नहीं दे सकता। अगर वो मेरी नेचर के बारे में बिल्कुल करेक्ट व्यूज देना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको मेरी पर्सनालिटी का हर एक एस्पेक्ट जो है उसको देखना पड़ेगा। उसको ये भी देखना पड़ेगा कि मैं एज अ टीचर कैसा हूँ, मैं एज अ फ्रेंड कैसा हूँ, मैं एज अ कुलीग कैसा हूँ, मैं एज अ हस्बैंड कैसा हूँ, मैं एज अ फादर कैसा हूँ, मैं एज अ सन कैसा हूँ, मैं एज अ सोशल पर्सन कैसा हूँ। अगर वो मेरी पर्सनालिटी के सारे एस्पेक्ट्स देखेगा तो ही वो मेरी पर्सनालिटी के बारे में और मेरी नेचर के बारे में सही व्यूज दे पाएगा कि XYZ पर्सन जो है उसकी नेचर कैसी है। जैसे हमारी नेचर होती है वैसे ही किसी भी सब्जेक्ट की भी नेचर होती है। अब अगर जो बात मैंने अपने आप पर इंप्लीमेंट की थी कि अगर कोई मेरी पर्सनालिटी के एक एस्पेक्ट के बारे में देखेगा और मेरी पर्सनालिटी के बारे में या मेरी नेचर के बारे में व्यूज प्रोवाइड करवाएगा, तो हम उसके व्यूज के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते। हम विश्वास से नहीं कह सकते कि जो वो पर्सन मेरे बारे में बोल रहा है वो ठीक ही होगा। अगर वो मेरी पर्सनालिटी के बारे में या मेरी नेचर के बारे में करेक्ट व्यूज देना चाहता है तो उसको मेरी पर्सनालिटी का हर एक एस्पेक्ट देखना पड़ेगा। यही चीज जो है वो हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करने वाले हैं। अगर हम किसी भी सब्जेक्ट की नेचर के बारे में बताना चाहते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट जो है वो कैसा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। अगर हम उस सब्जेक्ट के सिर्फ एक एस्पेक्ट को देखेंगे तो हम कभी भी उस सब्जेक्ट की नेचर के बारे में अपने व्यूज जो है वो प्रोवाइड नहीं करवा सकते। अगर हम चाहते हैं कि हमने उस सब्जेक्ट की नेचर के बारे में बिल्कुल एग्जैक्ट व्यूज देने हैं, तो हमें उस सब्जेक्ट के हर एक एस्पेक्ट के बारे में जो है वो देखना पड़ेगा। जैसे अगर हम अपनी बात करें, हमारे नेचर के बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं। जैसे हमारा एक एस्पेक्ट होता है सोशल, कि हम एज अ सोशल पर्सन कैसे हैं। एक होता है इंडिविजुअल, कि हम अपने आप के साथ कैसे हैं, हम अपने फ्रेंड सर्कल के साथ कैसे हैं, हमारी पॉलिटिकल सोच कैसी है, हमारी रिलीजियस सोच कैसी है। तो जैसे हमारी पर्सनालिटी के बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, वैसे भी हर एक सब्जेक्ट के भी बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं। अगर हम किसी भी सब्जेक्ट की नेचर के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले उन सारे एस्पेक्ट्स को जो है वो देखना पड़ेगा। अब वो सारे एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट की नेचर के बारे में हम 3 तरह के व्यूज जो है वो दे सकते हैं। मतलब कोई भी सब्जेक्ट जो है, मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, हम कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। जैसे हम हिस्ट्री ले सकते हैं, हम पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं, हम फिजिक्स ले सकते हैं, केमिस्ट्री ले सकते हैं, मैथमेटिक्स ले सकते हैं, सोशियोलॉजी ले सकते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले सकते हैं, पंजाबी ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं। आप कोई भी सब्जेक्ट देख लीजिए, हर एक सब्जेक्ट के नेचर के बारे में सिर्फ 3
तीन ही एस्पेक्ट जो है वो हो सकते हैं, और वो तीन एस्पेक्ट कौन कौन से हैं हम एक एक करके उन तीन एस्पेक्ट को देखेंगे। फिर हम इकोनॉमिक्स के बारे में अपने व्यूज देंगे कि इकोनॉमिक्स जो है वो उन तीन एस्पेक्ट्स में कहां पर फिट बैठता है। जहां पर वो फिट बैठेगा हम उसको उसी तरह के नेचर के तौर पे डिफाइन कर देंगे। तो वो तीन एस्पेक्ट जो है वो कौन कौन से हैं हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला एस्पेक्ट जो आता है वो ये हो सकता है कि कोई भी सब्जेक्ट जो है वो क्या हो सकता है, वो साइंस हो सकता है। देखिए साइंस का मतलब क्या है, हम आमतौर पर 10th क्लास तक सारे बच्चे साइंस पढ़ते हैं। अब मैं उनसे पूछूं कि साइंस के फॉर्मूलाज क्या है तो मुझे फॉर्मूलाज बता देंगे कि लो जी वाटर का फॉर्मूला जो है वो H2O होता है, या ये केमिकल रिएक्शन ऐसे होती है, हीट ऐसे होती है, इवेपोरेशन ये होती है, ग्रेविटेशन ये होता है। ये सारे साइंस के एस्पेक्ट्स हैं। पर अगर ये पूछा जाए कि साइंस क्या होती है, अगर साइंस को डिफाइन करने के लिए बोला जाए तो वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो आ जाया करती है। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि एक्चुअली साइंस क्या चीज होती है, फिर हम ये देखेंगे कि जो चीज साइंस होती है क्या इकोनॉमिक्स उन सारी कंडीशंस को पूरा करता है। अगर तो इकोनॉमिक्स उन साइंस की सारी कंडीशंस को पूरा करेगा तो हम बोल देंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है, एक साइंस सब्जेक्ट है। कैसे, हम एक एक करके बात करते हैं। अगर हमें किसी भी सब्जेक्ट को साइंस कहना है तो उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं जो हमें फुलफिल करने पड़ेंगे। वो क्राइटेरियाज कौन कौन से हैं एक एक करके बात करते हैं। देखिए सबसे पहली चीज, अगर हमने किसी भी सब्जेक्ट को साइंस बोलना है तो क्या होना चाहिए, उसके अंदर कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन जो है वो लगना चाहिए। मतलब जो सब्जेक्ट है अगर हमने उसको साइंस बोलना है तो क्या होना चाहिए, उसके अंदर कॉज एंड इफेक्ट होना चाहिए। मतलब जो चीज भी उस सब्जेक्ट के अंदर हो रही है उस हर एक चीज के अंदर एक कॉज होना चाहिए। मतलब कोई भी चीज ऐसे ही नहीं हो जानी चाहिए, उसके पीछे एक कॉज काम करना चाहिए, एक रीजन काम करना चाहिए। और अगर कोई कॉज है तो उसका इफेक्ट भी पड़ना चाहिए। जैसे अब हम इकोनॉमिक्स को इस चीज के ऊपर इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि क्या इकोनॉमिक्स के अंदर कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप लगता है, बिल्कुल लगता है। जैसे हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर थ्योरी ऑफ डिमांड कि मतलब हमने डिमांड करनी है तो मार्केट में क्या होता है। अगर आप सोच के देखें तो मार्केट में मान लीजिए कि हम कोई चीज परचेज करने के लिए गए, तो अगर तो उस चीज का रेट जो है वो पहले से बढ़ जाएगा तो क्या होगा, उसकी डिमांड पहले से कम हो जाएगी। मतलब अगर हमें कोई चीज पहले से महंगी मिलेगी तो हम क्या करेंगे, हम उसको पहले से कम खरीदेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जो प्राइस है उसका बढ़ना क्या हो गया, कॉज, और उसका इफेक्ट क्या पड़ा कि उस चीज की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। उल्टा भी हो सकता है, क्या होगा, अगर किसी भी चीज का प्राइस कम हो जाता है, मान लो कोई चीज हमें पहले से सस्ती मिलनी शुरू हो गई तो हम क्या करेंगे, हम उसकी डिमांड पहले से बढ़ा देंगे। तो अब इसमें कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप जो है वो बिल्कुल लग रहा है। तो डिमांड थ्योरी क्या है, वो इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है। डिमांड थ्योरी किस पे बेस्ड है, कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर बेस्ड है। हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई कॉज लग रहा है, और अगर कॉज है तो उसका कोई ना कोई इफेक्ट भी पड़ रहा है। तो हम इस बेस पे इकोनॉमिक्स को एक क्या बोल सकते हैं, साइंस बोल सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इकोनॉमिक्स के अंदर जिसमें कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन लगता है। वो कौन कौन से हैं, अगर हम प्रोडक्शन की बात करें, अब हमने ऑलरेडी अपने पिछले लेक्चर्स में बात करी हुई है कि अगर हमने प्रोडक्शन करनी है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो क्या है, ऐसी सारी चीजें जो प्रोडक्शन करने के अंदर हमारी हेल्प करती हैं। वो कौन कौन से हैं, वो लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है। अब अगर हम लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर ये पहले से ज्यादा लगा दें, मतलब नंबर ऑफ पर्सन बढ़ा दें काम करने वाले, लैंड पहले से बड़ी हो जाए, पैसे पहले से ज्यादा लगा दें, तो क्या होगा, प्रोडक्शन भी पहले से ज्यादा हो जाएगी। तो जो हमारे फैक्ट
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनका बढ़ना, वो क्या हो गया कॉज, और उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा कि प्रोडक्शन पहले से ज्यादा होगी, चीजें पहले से ज्यादा बनेंगी। तो इकोनॉमिक्स जो है वो किसी भी सब्जेक्ट को जो साइंस बनने का क्राइटेरिया है उसकी जो पहली कंडीशन है उसको फुलफिल कर रहा है। हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है वो एक साइंस सब्जेक्ट है। नंबर 2, अगर हम बात करें कि हमने किसी भी सब्जेक्ट को अगर साइंस बोलना है तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, उसके अंदर सिस्टेमैटिक स्टडी होनी चाहिए। सिस्टेमैटिक स्टडी मतलब जब भी कोई भी एनालिसिस किए जाए उसके अंदर एक सिस्टम को फॉलो करना जरूरी होना चाहिए। सिस्टम फॉलो करना मतलब भी आपको कुछ ना कुछ स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे, तभी आप उसको साइंस बोल सकते हैं। मतलब जो भी एनालिसिस हो वो उल्टे पुल्टे नहीं होने चाहिए। ये नहीं है कि एक चीज पहले हो रही है एक चीज बाद में हो रही है, और जो पहले हो रही है और जो बाद में हो रही है उनका आपस में कोई लेना देना ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप किसी भी एनालिसिस को कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ स्टेप्स को जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप 1 के बाद स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 ऐसे होना चाहिए, तो ही हम जो है उसको साइंस बोल सकते हैं। अब ये देखते हैं कि इकोनॉमिक्स के अंदर ये जो सिस्टमैटिक स्टडीज हैं ये फॉलो हो रही हैं कि नहीं हो रही, बिल्कुल हो रही है। तो इकोनॉमिक्स में जो भी एनालिसिस होते हैं वो सारे के सारे सिस्टमैटिकली होते हैं, 1 बाय 1 होते हैं, लाइन वाइज होते हैं। कैसे होते हैं हम उसकी एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज कीजिए कि एक एंटरप्रेन्योर ने एम्प्लॉयमेंट का लेवल जो है वो बढ़ा दिया, मतलब अपने यहाँ पर लोगों को ज्यादा काम दिया, तो इसका इफेक्ट क्या निकलेगा कि प्रोडक्शन जो है वो पहले से बढ़ जाएगी। कॉज एंड इफेक्ट लग गया यहाँ पे। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगी तो क्या होगा, अब प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमने पहले से ज्यादा लोगों को काम दिया तो उनको पैसे भी पहले से ज्यादा देने पड़ेंगे, तो अब क्या होगा, उनकी इनकम पहले से बढ़ जाएगी। अगर इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा, वो अपनी डिमांड पहले से बढ़ा देंगे। अगर डिमांड बढ़ाएंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जरूरत होगी कि हम प्रोडक्शन बढ़ाएं। डिमांड बढ़ गई है, अब चीजों की डिमांड मार्केट में ज्यादा है तो उसको फुलफिल करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी। अगर प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले से ज्यादा लोगों को काम देना पड़ेगा। तो कॉज एंड इफेक्ट भी लग रहा है, और इससे क्या हो रहा है, देखिए हमने एम्प्लॉयमेंट से शुरू किया था और हम एम्प्लॉयमेंट पे आके ही बंद कर रहे हैं, तो आगे ये प्रोसेस जो है वो फिर से शुरू हो जाएगी। तो बिल्कुल सिस्टमैटिकली काम चल रहा है, और अगर सिस्टमैटिकली चल रहा है तो इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस बनने की सेकंड कंडीशन जो है वो उसको फुलफिल कर रहा है। तीसरी बात, अगर हमने किसी भी सब्जेक्ट को साइंस कहना है तो क्या होना चाहिए, जो उसके अंदर लॉज हम पढ़ें वो क्या होने चाहिए, वो साइंटिफिक होने चाहिए। साइंटिफिक लॉज होने चाहिए, मतलब जो उसके अंदर हम लॉज पढ़ें दैट कैन बी साइंटिफिकली प्रूवन, मतलब हम उसको साइंटिफिकली प्रूफ कर सकें। मतलब कोई हाइपोथेटिकल चीजें नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिसको हम प्रूफ ना कर पाए। जो भी लॉज हैं वो बिल्कुल प्रूफ करने वाले होने चाहिए। अब इकोनॉमिक्स के अंदर जितने भी लॉज हम पढ़ते हैं या जो आगे हम जाके पढ़ने वाले हैं वो सारे के सारे लॉज जो हैं वो बिल्कुल साइंटिफिक हैं, वो प्रूफ किए जा सकते हैं। जैसे अब जैसे हमने ये यहाँ पे देखा, लॉ ऑफ डिमांड प्रूफ किया जा सकता है। लॉ ऑफ सप्लाई, सप्लाई क्या होता है, हमने अपने पिछले लेक्चर्स में बात करी थी कि सप्लाई क्या है, कि जितनी चीजें मार्केट में फॉर सेल आती हैं उसको हम सप्लाई कहते हैं। तो अब लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, वो ये कहता है कि प्राइस और सप्लाई के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है। मतलब अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, मतलब अगर रेट बढ़ जाता है तो चीजें मार्केट में ज्यादा आएंगी, बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूवन है। अगर मैं प्रोड्यूसर हूं और ये मार्केट सेल कर रहा हूं, इस मार्केट में इस मार्केट की जो प्राइस है वो सपोज कीजिए कि 20 रुपीस की है। अगर ये मार्केट 30 रुपीस का हो जाएगा तो मेरे प्रॉफिट पहले से बढ़ जाएंगे, तो मैं क्या करूंगा, मैं मार्केट में पहले से ज्यादा मार्कर जो है वो भेजूंगा।
तो प्राइस बढ़ा तो सप्लाई बढ़ी, तो लॉ को हम प्रूव कर सकते हैं। तो जितने भी लॉज हैं वो सारे के सारे साइंटिफिक हैं। तो इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस बनने की थर्ड कंडीशन जो है उसको भी वो फुलफिल कर रहा है। अब आते हैं फोर्थ कंडीशन पे, और जो लास्ट कंडीशन है वो है कि वैलिडिटी ऑफ द लॉज, मतलब जो भी लॉज हैं, पहली बात तो ये साइंटिफिक होने चाहिए। नंबर 2 क्या होना चाहिए कि जो लॉज हैं वो क्या होने चाहिए, वैलिड होने चाहिए। अब वैलिडिटी का मतलब क्या है, देखिए हमारे पास दो वर्ड्स आते हैं, मैं इसी के नीचे दूसरा वर्ड लिखने वाला हूं, दैट इज कॉल्ड रिलायबिलिटी। तो दो चीजें होती हैं, एक होता है रिलायबिलिटी, एक होता है वैलिडिटी। हम आमतौर पे ना इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का मीनिंग क्या है। तो पहले इसी को क्लियर करते हैं। पहले है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी जिसके ऊपर हम रिलाय कर सकते हैं, जिसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं, वो चीज होती है रिलायबल। ठीक है, अब जैसे अगर सपोज कीजिए कि मुझे किसी चीज पर विश्वास करना है तो मैं कैसे करूंगा। अगर सपोज कीजिए कि आप अपने टीचर पे विश्वास करना चाहते हैं कि आपके टीचर आपको अच्छा पढ़ाएंगे कि बुरा पढ़ाएंगे, तो विश्वास कैसे पैदा होगा, वो जो रिलायबिलिटी है वो कैसे पैदा होगी। सोचिए आपके टीचर जो है वो आपको क्लास में आते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते जाते हैं, अगले दिन आए फिर बहुत अच्छा पढ़ाया, वेरी नेक्स्ट डे फिर बहुत अच्छा पढ़ाया, फिर नेक्स्ट डे बहुत अच्छा पढ़ाया। अब मैं पांचवें दिन आपसे पूछूं कि आज आपके टीचर क्लास में आने वाले हैं तो आपको कैसा पढ़ाएंगे। आप कहेंगे पिछले 4 दिन बहुत अच्छा पढ़ाया तो आज भी बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, यानी यू कैन रिलाय अपॉन योर टीचर। बट अगर सिचुएशन को इन्वर्स कर दिया जाए, आपके टीचर आए, पहले दिन आपको बहुत अच्छा पढ़ाया, अगले दिन उतना अच्छा नहीं पढ़ा के गए, थर्ड डे आए फिर अच्छा नहीं पढ़ाया, फोर्थ डे फिर बहुत अच्छा पढ़ाया, फिफ्थ डे फिर अच्छा नहीं पढ़ाया, फिर अगले 4 दिन फिर एक दिन अच्छा एक दिन बुरा कर गए। अब मैं अगले दिन आपसे पूछूं कि अब आपके टीचर आपको कैसा पढ़ाने वाले हैं, तो आप कोई भी व्यूज नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपके टीचर का जो बिहेवियर है क्लास के अंदर वो कंसिस्टेंट नहीं है, मतलब वो एक जैसा बिहेवियर अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। तो हम कहेंगे कि आपके टीचर रिलायबल नहीं है। रिलायबिलिटी क्या होती है, रिलायबिलिटी मींस कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मींस आप एक जैसा बिहेवियर अडॉप्ट कीजिए, हम कहेंगे कि आप रिलायबल हैं। अब आते हैं वैलिडिटी पे कि वैलिडिटी क्या होती है। वैलिडिटी होता है कि जिस काम के लिए जिस चीज को बनाया गया है, क्या वो चीज वो काम कर रही है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, सपोज कीजिए कि मैं +1 का इकोनॉमिक्स का पेपर बनाता हूं, ठीक है। अब उस +1 के इकोनॉमिक्स के पेपर में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो आपके +1 का सिलेबस है वो उसके अंदर होना चाहिए, पर मैं क्या करूं, ऊपर लिख दूं एग्जामिनेशन +1 क्लास सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, और उसके अंदर क्वेश्चंस जो हैं वो मैं +2 इकोनॉमिक्स के डाल दूं। अब जो टेस्ट बनाया गया था वो किसके लिए बनाया गया था, आपकी +1 की इकोनॉमिक्स की नॉलेज चेक करने के लिए, पर वो क्या उस पेपर ने या उस टेस्ट ने आपकी +1 इकोनॉमिक्स की नॉलेज चेक करी, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं करी, क्योंकि उसके अंदर जो क्वेश्चंस डाले गए वो +2 इकोनॉमिक्स के डाल दिए गए। मतलब जिस काम के लिए उस टेस्ट को या उस पेपर को बनाया गया था, उस पेपर ने या उस टेस्ट ने वो काम नहीं किया, तो मैं कहूंगा कि वो टेस्ट और पेपर जो है वो वैलिड नहीं है। अगर +1 इकोनॉमिक्स की नॉलेज चेक करनी है तो उसमें +1 इकोनॉमिक्स के ही क्वेश्चंस हैं। अब क्या होगा, +1 इकोनॉमिक्स की नॉलेज चेक करनी थी, क्वेश्चंस भी +1 इकोनॉमिक्स के डाले, क्या होगा, वो आपकी +1 इकोनॉमिक्स की नॉलेज चेक कर देगा, जिस काम के लिए उसको बनाया गया था वो काम पूरा कर देगा। मैं कहूंगा कि वो टेस्ट जो है वो क्या है, वो वैलिड है। ठीक है, अब इसमें क्या आता है, जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि अगर एक चीज रिलायबल है, ठीक है, मतलब कंसिस्टेंट बिहेवियर दिखा रही है, जरूरी नहीं कि वो वैलिड भी हो। आई रिपीट माय वर्ड्स, अगर एक चीज रिलायबल है पर जरूरी नहीं कि वो वैलिड भी हो, पर अगर एक चीज वैलिड है तो वो रिलायबल अपने आप हो जाएगी। जैसे अगर हम एक
मशीन की एग्जांपल लें। वेट मशीन किसके लिए बनाई गई है? मेरा सही वेट मेजर करने के लिए। मैंने क्या किया, उस वेट मशीन को 5 kg कम पे सेट कर दिया। अब मेरा वेट अगर 75 है तो वो मशीन कितना वेट दिखाने वाली है? 70। अगर मैं 5 मिनट के बाद फिर उसके ऊपर खड़ा हो गया तो कितना दिखाएगी? 70। फिर 5 मिनट के बाद उस पर खड़ा हो गया, अब कितना दिखाएगी? 70। मतलब वो क्या कर रही है? वो मुझे कंसिस्टेंट रिजल्ट दे रही है। बार बार मेरा वेट 70 70 70 दिखाया जा रहा है। मैं कहूंगा कि वो मशीन जो है वो रिलायबल है, क्योंकि हमेशा एक जैसे रिजल्ट दे रही है। पर वो जो वेट मशीन है वो वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि वेट मशीन को बनाया गया है सही वेट मेजर करने के लिए। क्या वो मेरा सही वेट मेजर कर रही है? बिल्कुल नहीं। तो वो मशीन वैलिड नहीं होगी। नंबर 2, अगर वो मशीन वैलिड है, बिल्कुल सही सेट करी हुई है, मैं उसके ऊपर खड़ा हो गया, उसने कितना वेट दिखाना है मेरा? 75 kg। एक्चुअली मेरा वेट कितना है? 75 kg। तो जिस काम के लिए उस मशीन को बनाया गया था, उस मशीन ने मेरा सही वेट मेजर कर दिया। मैं कहूंगा मशीन क्या हो गई? वैलिड। अब अगर मैं 5 मिनट के बाद फिर से खड़ा हो जाऊं उसके ऊपर, अब वेट कितना दिखाएगी? अब भी 75 kg। फिर 5 मिनट के बाद खड़ा हो जाऊं, अब वेट कितना दिखाएगी? 75 kg। तो रिलायबल अपने आप हो जाएगी। तो वैलिडिटी ऑफ द लॉज का मतलब क्या हुआ कि जो भी आपके लॉज हैं उस सब्जेक्ट के अंदर वो वैलिड होने चाहिए। मतलब जिस काम के लिए उन लॉज को बनाया गया है वो लॉज उस काम को पूरा करें। तो इकोनॉमिक्स में जितने भी लॉज हैं वो सारे जिस काम के लिए बनाए गए हैं उन सारे कामों को वो पूरा करते हैं। जैसे हमने ऊपर लाभ डिमांड की बात करी, किस लिए बनाया गया है? प्राइस और डिमांड का रिलेशन दिखाने के लिए। वो बिल्कुल प्राइस और डिमांड का रिलेशन दिखाता है। तो इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस बनने के लिए जो 4 कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं, उन 4 की 4 कंडीशंस को वो पूरा करता है। तो हम कहेंगे इकोनॉमिक्स जो है वो एक साइंस सब्जेक्ट है। अब आगे चलते हैं इसी को कंटिन्यू करते हुए। अब ये तो प्रूफ हो गया कि इकोनॉमिक्स जो है वो एक साइंस सब्जेक्ट है। पर अगर हम आगे साइंस को बाइफरकेट करें तो साइंस जो है वो आगे 2 तरह की होती है। एक होती है, उसको हम कहते हैं नेचुरल साइंस। इनको हम एक और नाम भी दे सकते हैं, फिजिकल साइंस। एक साइंस होती है उसको हम कहते हैं सोशल साइंस। साइंस जो है वो हमेशा 2 तरह की होती है, नेचुरल साइंस और फिजिकल साइंस, और एक सोशल साइंस। अब हम ये देखेंगे कि इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस तो है, पर कौन सी साइंस है? दिस वन और दिस वन। पहले बात करते हैं ऊपर वाले की, नेचुरल साइंस या फिजिकल साइंस। ये कौन सी होती है? नेचुरल साइंस या फिजिकल साइंस ऐसी साइंस होती हैं जिनके लॉज यूनिवर्सल होते हैं। मतलब इनके लॉज ऐसे होते हैं जो हर एक जगह पे, हर एक टाइम पर, हर एक सिचुएशन के अंदर इंप्लीमेंट होते हैं। मतलब इनके लॉज कभी भी चेंज नहीं होंगे अकॉर्डिंग टू टाइम, प्लेस एंड सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो कहा जाएगा कि वाटर का फॉर्मूला जो है वो H2O है। मतलब आपको 2 हाइड्रोजन्स लेने पड़ेंगे और एक आपको ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। अगर आप इसको मिक्स कर देते हैं तो वाटर बन जाएगा। अब मैं पूछूं कहां पर, क्या आंसर आएगा? अब चाहे तो इंडिया में बना लीजिए, चाहे आप पाकिस्तान में बना लीजिए, चाहे आप अमेरिका में बना लीजिए, चाहे आप समर में बना लीजिए, चाहे आप विंटर में बना लीजिए, चाहे आप घर के अंदर बना लीजिए, चाहे आप लेबोरेटरी में बना लीजिए, जहां मर्जी कर लीजिए। टाइम के अकॉर्डिंगली, प्लेस के अकॉर्डिंगली, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली रूल्स चेंज नहीं होंगे। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, हर जगह पे होता है। अब ये तो कोई ऐसी जगह है नहीं जहां पे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ना हो, हर जगह पे होता है। तो इसके जो रूल्स हैं वो यूनिवर्सल रूल्स होते हैं, कभी भी चेंज नहीं होते। तो अब इसको हम बोलते हैं नेचुरल साइंस या फिजिकल साइंस। अब इसमें क्या क्या आता है? इसमें आती है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है। ये सारे जो हैं वो फिजिकल साइंसेस हैं या नेचुरल साइंसेस हैं। अब इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम ये है कि इकोनॉमिक्स हमने ये तो प्रूव कर दिया इकोनॉमिक्स साइंस है, पर इकोनॉमिक्स एक नेचुरल साइंस या फिजिकल साइंस नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके जो रूल्स हैं वो यूनिवर्सल
टाइम के अकॉर्डिंगली, प्लेस के अकॉर्डिंगली, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, पर्सन के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाते हैं। जैसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा लॉ ऑफ डिमांड, जो ये कहता है कि अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगी, अगर प्राइस कम हो जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। पर यहां जगह पे इंप्लीमेंट नहीं होता। अगर सॉल्ट पहले से सस्ता हो जाता है, प्राइस कम हो गया सॉल्ट का, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम सॉल्ट पहले से ज्यादा खाना शुरू कर देंगे, क्योंकि जितना हमने सॉल्ट खाना है उतना ही खाना है, तो लॉ फेल हो गया। हमने कहा प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। अगर मेरे पास पैसे पहले से ज्यादा आ जाए, मेरी इनकम बढ़ जाए, तो भी मैं ज्यादा चीजें खरीदना शुरू कर दूंगा, तो लॉ फिर से फेल हो गया। तो इकोनॉमिक्स जो है वो एक नेचुरल साइंस या फिजिकल साइंस नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके रूल्स जो है वो यूनिवर्सल नहीं है। तो इकोनॉमिक्स कौन सी साइंस है? वो एक सोशल साइंस है, जो सोसाइटी के अंदर इंप्लीमेंट होती है। सोसाइटी के अंदर जो बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं सोसाइटी के, उससे इन्फ्लुएंस भी होती है। तो एक बात हमने प्रूव की कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, बट कौन सी साइंस? सोशल साइंस। अब सोशल साइंस जो है वो आगे दो तरह की होती है। पहली होती है, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव साइंस, और जो दूसरी होती है उसको हम कहते हैं नॉर्मेटिव साइंस। अब हमने ये तो कहा कि इकोनॉमिक्स जो है वो एक सोशल साइंस है, पर अब वो पॉजिटिव है या नॉर्मेटिव है कि दोनों है, ये अब अभी देखेंगे। पॉजिटिव साइंस क्या कहती है? पॉजिटिव साइंस का बेसिक फंडा है इस बात से कि व्हाट इज एंड व्हाट वाज, क्या है और क्या था, जो ये बताएगी वो पॉजिटिव साइंस है। हम छोटी क्लासेस के अंदर बहुत सारे इकोनॉमिक के क्वेश्चंस पढ़ते हैं। जैसे हम कहते हैं कि इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, इंडिया के अंदर पॉवर्टी क्यों है, इंडिया के अंदर पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम उसके रीजंस काउंट करते हैं। हम कहते हैं इंडिया में जो है अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, हम कहेंगे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट इस करके है क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है, इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो ठीक नहीं है, इंडिया के अंदर जो हमारे एग्रीकल्चर है वो एक सीजनल ऑक्यूपेशन है, वहां पे सारे लोगों को काम नहीं मिलता, इंडिया के इंडस्ट्री डेवलप नहीं है, इंडिया के अंदर जो है इलिटरेसी है। तो ये सारे जो है वो उस प्रॉब्लम के रीजंस हैं। तो हमने क्या बोला? हमने कहा कि इंडिया में इलिटरेसी है, इंडिया में हमारी एग्रीकल्चर डेवलप नहीं है, इंडिया में हमारी इंडस्ट्री डेवलप नहीं है, इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है। तो हम क्या बोल रहे हैं? जो है। तो अब इकोनॉमिक्स क्या कर रही है? इस बात के साथ डील कर रही है। तो जब इकोनॉमिक्स किसी भी चीज के रीजंस गिनाती है, उसको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव साइंस। उसे सिर्फ इतना बता देना है कि ये चीज है, तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव साइंस। अब अगर हम नॉर्मेटिव साइंस में आए, तो नॉर्मेटिव साइंस क्या है? ये बताती है कि व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए। अब हमने जो अभी एग्जांपल ली थी क्वेश्चन की, उसी को ही आगे डील करते हैं। पॉजिटिव साइंस होने के नाते इकोनॉमिक्स में हमें ये समझा दिया कि अगर इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसके ये वाले रीजंस हैं। तो व्हाट इज, अब अगला क्वेश्चन उसमें क्या आता है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट को दूर कैसे करें? तो अपने सजेशंस दीजिए। हम क्या बोलेंगे? हम कहेंगे कि इंडिया में से इलिटरेसी को दूर करना चाहिए, इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम है उसको वोकेशनलाइज करना चाहिए, इंडिया में इंडस्ट्रीज को डेवलप करना चाहिए, एग्रीकल्चर को डेवलप करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें करनी चाहिए। सो दिस इज व्हाट शुड बी। मतलब इकोनॉमिक्स जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ आपको रीजंस नहीं बताएगा, ये नहीं बताएगा कि ये है। इकोनॉमिक्स का काम सजेशंस देना भी है कि जो प्रॉब्लम है आप उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो जब इकोनॉमिक्स सजेशंस बताएगी, वो आपको बताएगी कि व्हाट शुड बी, ये आपको ये करना चाहिए। तो उसमें जब इकोनॉमिक्स जो है वो सजेशंस देती है, तो वो क्या हो जाएगी? वो नॉर्मेटिव साइंस हो जाएगी। तो अब इकोनॉमिक्स जो है वो एक साइंस है,
साइंस होने के नाते कौन सी साइंस है, सोशल साइंस है, और सोशल साइंस में वो पॉजिटिव साइंस भी है और नॉर्मेटिव साइंस भी है। पॉजिटिव साइंस में वो क्या करती है, वो आपको रीजंस बताती है, और नॉर्मेटिव साइंस में वो आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सजेशंस बताती है। जो दूसरा एस्पेक्ट होता है किसी भी सब्जेक्ट के बारे में कि वो सब्जेक्ट क्या हो सकता है। अब एक चीज तो प्रूव हो गई कि इकोनॉमिक्स जो है वो एक साइंस जरूर है, जो दूसरा है वो क्या है, वो होता है आर्ट। अब कई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, आर्ट होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि ड्राइंग है, पेंटिंग है, डांस है, म्यूजिक है, एक्टिंग है, ये सारी चीजें क्या है, ये आर्ट है। आर्ट में हम क्या करते हैं, अगर दो एक्टर्स को ले लिया जाए और उनको सेम डायलॉग्स दे दिए जाए और उनको कहा जाए कि आप ये डायलॉग्स बोल के दिखाइए, तो क्या होगा, दोनों एक्टर्स अपने अपने तरीके से उस डायलॉग को बोलेंगे। अगर दो पेंटर हैं, दोनों को सेम कैनवस सेम कलर दे दिए जाए तो दोनों अपने अपने तरीके से पेंटिंग बनाएंगे। अब पेंटिंग बनाने की नॉलेज दोनों को है, एक्टिंग की नॉलेज दोनों को है, सेम सॉन्ग पे दो डांसर्स अलग अलग स्टेप लेके डांस करेंगे, डांस की नॉलेज दोनों को है। डिफरेंस कहां पर आता है, डिफरेंस आता है जब उन्होंने अपनी उस नॉलेज को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना होता है। तो आर्ट में हम क्या करते हैं, आर्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। मतलब जो आपकी नॉलेज है जब आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो, दैट इज योर आर्ट। अब जिस एक्टर के अंदर ये जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है, दोनों में से जो एक्टर उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाया, हम कहेंगे वो एक्टर अच्छा है। जो पेंटर अपनी नॉलेज को पेंटिंग की अच्छी तरह से प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाया, हम कहेंगे वो एक अच्छा पेंटर है। ऐसे ही डांसर के केस में भी कह सकते हैं। तो ये आर्ट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमें नॉलेज होती है हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। अब क्या हुआ, अब इकोनॉमिक्स में सबसे पहले हमें एज अ सोशल साइंस क्या बताया, उसने कहा कि व्हाट इज क्या है, तो हमने क्या कहा, वो कौन सी साइंस है, वो है पॉजिटिव साइंस। फिर उसने हमें नॉर्मेटिव साइंस के तौर पे ये बता दिया कि व्हाट शुड बी, ये होना चाहिए। अब ये साइंस का रोल यहां पे खत्म हो गया। अब रोल किसका शुरू होगा, अब रोल शुरू होगा आर्ट का। अब आर्ट क्या करेगी, जो सजेशंस इस नॉर्मेटिव साइंस ने दिए थे, अब आर्ट के तौर पे अब क्या किया जाएगा, अब उसको प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाएगा। जैसे अगर हम अपनी पहले वाली एग्जांपल उठाएं, इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, तो उन्होंने कहा कि इंडिया की एग्रीकल्चर जो है वो डेवलप नहीं है। तो अब क्या कहा जा रहा है, इंडिया की एग्रीकल्चर डेवलप नहीं है, तो वो क्या आ गया, व्हाट इज, वो किसने बताया, पॉजिटिव साइंस ने। इसने कहा एग्रीकल्चर को डेवलप करना चाहिए, तो हमने क्या किया, 1966-67 के अंदर हमने एक पॉलिसी बनाई जिसको हमने कहा ग्रीन रेवोल्यूशन। तो पॉलिसी अडॉप्ट करके हमने क्या किया, उसको इंप्लीमेंट किया और हमने अपनी एग्रीकल्चर को डेवलप कर दिया और वहां पे लोगों को काम प्रोवाइड करवा दिया। तो जो पॉलिसी फॉर्मेशन हुई वो किसके अंदर हुई, वो आर्ट के अंदर हुई। एक और रीजन ले सकते हैं, वो कहते हैं एग्रीकल्चर में लोगों को पूरा टाइम काम नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो एक सीजनल ऑक्यूपेशन है। अब सीजनल ऑक्यूपेशन है तो किसने बताया, है पॉजिटिव साइंस ने, व्हाट इज। अब नॉर्मेटिव साइंस ने क्या बताना है कि उसकी जो सीजनैलिटी है उसको ब्रेक करना पड़ेगा ताकि हम पूरा साल काम करवा सके। अब जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने शुरू कर दी मनरेगा। अब मनरेगा के अंदर क्या किया गया, जो सीजनली अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको 100 डेज का काम दिया गया उनके गांव के अंदर रह के। अब ये क्या है, ये पॉलिसी फॉर्मेशन है। तो पॉलिसीज कौन बनाएगा, वो आर्ट बनाएगी। तो इकोनॉमिक्स
इकोनॉमिक्स जो है वो सिर्फ आपको रीजंस नहीं गिनाता, इकोनॉमिक्स सिर्फ आपको सजेशंस नहीं देता, इकोनॉमिक्स जो है उसके रिगार्डिंग पॉलिसीज भी बनाता है और बाद में उन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट भी करता है। तो इकोनॉमिक्स जो है वो क्या है, वो एक आर्ट भी है। तो हमने प्रूफ किया कि इकोनॉमिक्स क्या है, साइंस भी है, इकोनॉमिक्स अपने आप के अंदर आर्ट भी है। तो इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट दोनों है, ये जो है वो रीजंस भी गिनाता है, सजेशंस भी देता है और साथ के साथ उनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस एज वेल एज इज अ आर्ट। तो साइंस के तौर पे कौन सा साइंस, इट्स अ सोशल साइंस, नॉट अ फिजिकल साइंस और अ नेचुरल साइंस। तो आई होप कि आपको लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। जो भी डाउट्स हैं प्लीज उसको कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखें, उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू वेरी मच।